मेरा नाम उज्जवल है और आज मैं अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा हूँ। दरअसल मेरी डीआरडीओ विभाग में सरकारी नौकरी लगी है और पोस्टिंग पास के शहर में आई है और मैं वहीं जा रहा हूँ। आज ऑफिस पर पहला दिन है और पहले ही दिन सिक्योरिटी गार्ड से अपने ऑफिस का पता पूछकर जैसे ही मैं ऑफिस के बाहर पहुँचा तो देखा ऑफिस का दरवाज़ा खुला था और दरवाजे पर एक लड़की मेरी तरफ अजीब सी मुस्कुराहट मुस्कुराती हुई खड़ी थी। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगा। उस लड़की को नज़रअंदाज करके मैं अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और पलटकर दोबारा दरवाजे की तरफ देखा तो अब पीछे दरवाजे पर कोई नहीं था। मैं अपनी टेबल पर बैठ गया। बैठे बैठे मैंने देखा मेरी टेबल पर किसी ने चाय का कप रखा। मैं देखता रहा लेकिन जिसने भी टेबल पर कप रखा उसने कप से अपना हाथ नहीं हटाया और मैंने जैसे ही नज़रें उठाकर कप रखने वाले के चेहरे की तरफ देखा तो ये वही लड़की थी जो अभी अभी दरवाजे पर खड़ी थी। उसका मैला कुचला चेहरा देख मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैं उस लड़की से पूछ बैठा, जी आप कौन हैं? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उससे पूछा तो वो लड़की रोने लगी। उसको रोता देख मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने अपनी जगह पर खड़े होकर उससे कहा, अरे अरे आप रो क्यों रहे हो? आपको तकलीफ़ क्या है? लेकिन वो लड़की बस लगातार रोए जा रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरे ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा वार्ड बॉय एक बदतमीज़ ढंग से हंसे जा रहा था। मुझे उसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैं आगे बढ़कर उस वार्ड बॉय के पास जाकर उससे पूछ बैठा, क्या दिक्कत है आपको? आप हंस क्यों रहे हैं? तो उसने कहा, अरे साहब मैं तो आपको देखकर ही हंस रहा हूँ। अभी तो आप आए भी नहीं हैं और अभी से आपने अपने आप से बातें करना शुरू कर दिया है। मैंने उससे कहा, क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं तो इस और इतना कहते ही मुझे चुप होना पड़ा क्योंकि जब मैं अपनी बात कहते हुए पलटा तो पीछे कोई लड़की नहीं थी और जिस दरवाजे पर मैं खड़ा था उस दरवाजे के अलावा मेरे ऑफिस में आने जाने का कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर चुका था। वार्ड बॉय ने मुझसे कहा, बैठिए साहब, मुझे लगता है आपकी तबीयत ख़राब है, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। और मैं आकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया तो देखा टेबल पर वही कप रखा था और उस कांच के गिलास से गर्म चाय से अभी भी भाप निकले जा रही थी कि तभी कॉरिडोर से आती एक कदमों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने सोचा वार्ड बॉय शायद चाय लेकर आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो कदम ऑफिस के दरवाजे पर आकर रुके तो मैंने देखा हाथ में एक खाली कप लिए एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ वही लड़की खड़ी थी। मेरा खून मानो मेरी रगों में ही जम गया हो। मैंने डरते हुए हवा की एक घूंट भरी और उस लड़की ने खाली कप हवा में उछाला। कप उसकी भयानक हंसी वाले चेहरे तक आया और वापस उसके हाथ में। मैं चिल्लाकर सिक्योरिटी को बुलाने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कप मेरी तरफ फेंका और कप आकर सीधा मेरे माथे पर लगा। इतना दर्द हुआ मुझे कि मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। मेरे माथे से खून बहकर मेरे चेहरे पर आ चुका था। मेरा चीखना सुनकर वार्ड बॉय दौड़ कर आया मेरे पास और बोला, क्या हुआ साहब? मैंने अपने माथे पर कसकर दबाए हाथ को हटाया और हाथ देखा तो मैंने वार्ड बॉय की बात का जवाब न देना ही ठीक समझा क्योंकि मेरे माथे पर अब न कोई दर्द था और न ही कोई चोट थी। पसीने से नहाया हुआ मैं बस तेज़ तेज़ सांसें लेने लगा। वार्ड बॉय ने मेरी हालत देखकर मुझसे कहा, साहब आप छुट्टी कर लीजिए, मुझे आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। और मुझे भी इस वक्त घर जाना ही ठीक लगा और मैं ऑफिस से निकलकर सीधा अपनी बिल्डिंग में पहुंचा और अपने फ्लैट में जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट ली तो लिफ्ट में खड़े खड़े एक खून की बूंद मेरी नाक पर गिरी और माथे पर तेज़ दर्द शुरू हो गया। माथे पर हाथ लगाया तो हाथ पूरा खून से भर गया। लिफ्ट मेरे फ्लोर पर पहुंचने के बाद मैं दौड़कर अपने फ्लैट में गया और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अपने माथे की पट्टी की। मुझे बार बार उसी लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने घूमता दिखाई दे रहा था। इस सब में पूरा दिन कैसे निकला मुझे पता ही नहीं लगा।
रात हुई तो मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया और बिस्तर पर लेटा लेटा खाना आने का इंतज़ार करने लगा। इधर घड़ी में ठीक 9 बजे और उधर डोरबेल बजी। मैंने सोचा खाना आ गया और दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ा हुआ। दरवाजे के पास पहुंचकर जाने मेरे मन में क्या आया कि मैंने दरवाजे पर बने आई होल से बाहर झांका तो मेरे पूरे शरीर की रगों में बहते खून की जगह जैसे सांप रेंगने लगे, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे के बाहर वही लड़की खून से सनी एक बहुत ही उदास चेहरे के साथ खड़ी थी। उस लड़की को देख मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे थे। मैं दरवाजे से पीछे हटा और अपने लड़खड़ाते कदमों से जैसे तैसे अपने बिस्तर तक पहुंचा। लेकिन डोरबेल एक बार फिर बजी और डोरबेल के साथ साथ मेरे दिल ने भी एक असामान्य रफ्तार पकड़ी। मौत से पहले का डर मैं अपनी खुली आंखों के बावजूद भी महसूस कर पा रहा था। डोरबेल लगातार बजने लगी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी अपने पापा को फ़ोन करने के लिए मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन उठाते ही मेरे पास एक अननोन कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, सर मैं काफ़ी देर से डोरबेल बजा रहा हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, खाना ठंडा हुआ तो आप ही मुझे गालियाँ देंगे। मैं फिर से दरवाजे पर गया। आई होल से झाँका तो बाहर सच में डिलीवरी बॉय खड़ा था। मैंने दरवाज़ा खोला, उससे खाना लिया और तुरंत दोबारा दरवाज़ा बंद भी कर दिया। खाने का डिब्बा लिए ही जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करके पलटा तो डिब्बा मेरे हाथ से छूट गया, क्योंकि मेरे सामने मेरे बिस्तर पर वही लड़की अपने भयानक चेहरे के साथ बैठी थी। मैं भागा उल्टे पैर मेरे फ्लैट से बाहर, फिर बिल्डिंग से बाहर, रोड पर भागता भागता रेलवे स्टेशन पहुंचा और मेरे सामने मेरे शहर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैं जनरल डिब्बा देखकर उसमें चढ़ गया और दरवाजे के पास ही दुबक कर बैठ गया। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन रह रहकर मेरी आंखों के सामने बार बार उसी लड़की का चेहरा आ रहा था। अचानक मेरी नज़र सामने से आते टीसी पर पड़ी और तभी मुझे याद आया कि ट्रेन में चढ़ने से पहले मैंने टिकट तो लिया ही नहीं। मैंने सोचा अब ये नया बखेड़ा शुरू होगा। मैं खड़ा हुआ, टॉयलेट के पास गया और छिपने के लिए जैसे ही टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सामने टॉयलेट में वही लड़की अपने भयानक चेहरे के साथ मुस्कुराती हुई खड़ी थी। मैंने झट से दरवाज़ा बंद किया। मेरी चीख सुनकर टीसी मेरे पास आया और उसने मुझसे टिकट मांगी। मैंने उसको सारी बातें बताई, लेकिन टीसी ने मेरी एक नहीं मानी। अगले ही स्टेशन पर उसने मुझे आरपीएफ वालों के हवाले कर दिया। उन्होंने मुझे एक फ़ोन करने दिया तो मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया और तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरे पापा मुझे वहाँ से ले गए। गाड़ी में मैंने मेरे पापा को सब कुछ बताया, लेकिन पूरे रास्ते मेरे पापा ने मुझसे एक शब्द नहीं कहा। हम घर पहुँचे तब सुबह के 6 बज चुके थे और घर पहुँचते ही मेरे पापा मेरी माँ पर बरस पड़े। पागल हो चुका है तुम्हारा बेटा, इतनी मुश्किल से मैंने इसको सरकारी नौकरी दिलवाई और ये नौकरी ना करने ऐसे ही मेरे मम्मी पापा के बीच एक बहस शुरू हो गई। सोफे पर बैठे बैठे मेरा ध्यान माँ पापा की बहस की तरफ न होकर घर के दरवाजे की तरफ था, क्योंकि दरवाज़ा खोलकर वही लड़की धीरे धीरे मेरे माँ पापा की तरफ बढ़े जा रही थी। मैं कहता रहा कि पापा वो लड़की आपकी तरफ आ रही है, और मेरे पापा बस कहते रहे ये लड़का पागल हो चुका है, अब इसको घर में भी कोई लड़की दिखाई दे रही है। और वो लड़की धीरे धीरे मेरी माँ के पास आकर रुकी और उस लड़की का एक काला धुआं सा बना और मेरी माँ की नाक में चला गया। और तभी मेरी माँ झपटी मेरे पापा पर और उनका गला ज़ोर से दबाने लगी और एक अलग आवाज़ में बोलती रही, तेरी वजह से मेरे पूरे परिवार की मौत हो गई, तुझे मारकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। दरअसल मैं शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर था और अपने पापा के बिजनेस संभालने के काबिल नहीं था, तो मेरे पापा ने ही सरकारी नौकरी की पोस्ट पैसे देकर मेरे लिए ख़रीदी थी। और जो लड़की इस पोस्ट की असली हकदार थी, उसके बाप ने उसे कर्ज लेकर पढ़ाया था और नौकरी छीन लेने की वजह से उसके बाप ने पहले अपने पूरे परिवार को जहर देकर मारा और फिर खुद भी फांसी पर लटक गया। मेरे पापा को मरे हुए आज 2 महीने हो चुके हैं और मेरी माँ को मेरे पापा के खून के जुर्म में 12 साल की कैद हुई है। और मेरी कहानी
अभी बाकी है। Rohit Morirayai si tute interpones tu también morirás। अजय, रोहित और अक्षत, 3 दोस्त, तीनों ने इस वीकेंड पर घूमने का प्लान बनाया और तीनों शहर से दूर जंगल में घूमने का विचार बनाकर गाड़ी लेकर जंगल के पास पहुंचे। रात के 8 बज चुके थे। गाड़ी से उतरकर तीनों ने अपना अपना बैग लिया और पैदल ही जंगल में घुस गए। चलते चलते काफ़ी दूर आ चुके थे तीनों, लेकिन बैठकर बोतलें खोलने या कैंप लगाने की जगह अभी तक उन्हें मिली नहीं थी। तकरीबन 9:30 के आसपास तीनों को एक जगह दिखी जहां से पेड़ों को काटकर उस जगह को साफ किया था। जगह देखकर रोहित ने कहा, भाई ये जगह बिल्कुल ठीक है, अब इससे आगे जाने की हिम्मत भी नहीं बची है शरीर में। तीनों ने बैग उतार कर नीचे ज़मीन पर रखे और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई। आग जलाकर तीनों आग के पास बैठ गए और बियर की एक एक बोतल तीनों ने खोली। बियर की एक घूंट भरते ही अक्षत ने कहा, भाई मैंने सुना है जंगल में रात को भूत आते हैं। तो इस पर रोहित ने हंसते हुए कहा, पीने के बाद भूत क्या, भूत का बाप भी आएगा ना, तो मैं देख लूँगा। और ऐसे ही बातें करते करते अजय, रोहित और अक्षत तीनों ने अपनी अपनी बोतल ख़त्म कर दी। अजय और अक्षत ठीक हालत में थे, लेकिन रोहित को अच्छा खासा नशा हो चुका था। आग से थोड़ी ही दूरी पर अक्षत और अजय ने टेंट लगाया, रोहित को उठाकर टेंट में सुलाया। रोहित कब आएगा भूत कहता कहता सो गया और उसके आजू बाजू अजय और अक्षत भी लेट गए और कुछ ही देर में उन दोनों को भी नींद आ गई। लेकिन उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई होगी जब अजय को महसूस हुआ कि उसके पैर को किसी ने छुआ। अजय ने उठकर देखा तो उसके पैरों के पास अजय की तरफ पीठ करके रोहित पालथी मार कर बैठा था। अजय उठकर बैठा और रोहित से कहा, अबे क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? लेकिन रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। अजय ने एक बार फिर पुकारा, रोहित, लेकिन मानो जैसे रोहित को अजय की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। अजय ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। हाथ रखते के साथ ही रोहित झट से पलटा। श्श्श, आवाज मत कर, वो देख अक्षत किसी से बाहर बातें कर रहा है। अजय ने एक नज़र टेंट में घुमाई तो अक्षत टेंट में नहीं था और दूसरी नज़र टेंट के बाहर देखा तो टेंट से थोड़ी ही दूर अक्षत किसी से बातें करता हुआ नजर आया, लेकिन अक्षत के सामने कोई नहीं खड़ा था। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। टेंट से बाहर जाने के लिए अजय आगे सरका तो रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और अजीब से ढंग में बोला, कहाँ जा रहा है तू? अजय ने कहा, अक्षत के पास। और कहाँ? तो रोहित ने जवाब में जो कहा वो सुनकर तो मानो अजय को गाल पर कस कर एक थप्पड़ सा लगा हो, क्योंकि रोहित ने कहा, अक्षत मरने वाला है, वो देख, वो किसी भूत से बातें कर रहा है। लेकिन अजय को अक्षत हवा से बातें करता दिखाई दे रहा था। अजय ने रोहित को पीछे धक्का दिया और टेंट से निकलकर चल दिया अक्षत की तरफ। रोहित भी अजय के पीछे पीछे टेंट से निकल आया और जैसे ही अजय अक्षत के थोड़ा करीब पहुंचा तो अक्षत ने हाथ से इशारा करके दोनों को वहीं रोका और खुद जंगल में आगे बढ़ने लगा। अजय ने अक्षत को आवाज़ लगाई, अरे अक्षत, तू वहाँ कहाँ जा रहा है? टेंट इस तरफ है। अजय का इतना कहना भर ही था कि अक्षत दौड़ पड़ा जंगल के अंदर। चल भाई रोहित, लगता है अक्षत किसी बुरी शक्ति की चपेट में आ चुका है, हमें उसे बचाना होगा। और इतना कहकर जैसे ही अजय रोहित की तरफ पलटा तो रोहित ने मुस्कुराते हुए अजय से कहा, अक्षत también morero, याई रोहित también morero। रोहित ने स्पेनिश भाषा में बोला था कि रोहित भी मरेगा और अक्षत भी मरेगा। अजय कुछ सोचता समझता उससे पहले ही टेंट से एक आवाज़ अजय के कानों में पड़ी, अरे दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? और पीने का प्लान है क्या? अक्षत को टेंट के बाहर खड़ा देख अजय का खून उसकी रगों में जम गया। अजय दौड़कर अक्षत की तरफ आगे बढ़कर गुस्से से बोला, अबे तू जंगल में क्या करने गया? और मैंने रोका तो रुका क्यों नहीं? तो इस पर जो जवाब अक्षत ने दिया वो सुनकर अजय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
भाई मैं तो टेंट में सोया हुआ था, मैं कब जंगल में गया? और रोहित कहाँ है? ये रहा रोहित। और इतना कहकर जैसे ही अजय पलटा तो उसने अपने पीछे किसी को नहीं पाया। तभी उनके कानों में रोहित की एक चीख गूंजी। अक्षत ने कहा, लगता है रोहित को किसी जानवर ने पकड़ लिया है। दोनों आवाज़ का पीछा करते हुए रोहित को ढूंढने लगे। चलते चलते अजय ने रोहित को फ़ोन लगाया, लेकिन सामने डायलिंग रिंग की जगह स्पेनिश में एक आवाज़ आई। Roit morirá y si tú te interpones tú también morirás। जिसका मतलब था रोहित मरेगा और तुम बीच में आए तो तुम भी मरोगे। ये सुनकर अजय के हाथ से फ़ोन चिटक कर नीचे गिर गया और ये बताने के लिए अजय जैसे ही अक्षत की तरफ पलटा तो देखा वहाँ अजय अकेला खड़ा था। उसके पीछे कोई नहीं था। अपने आप को अकेला पाकर अजय और भी डर चुका था। उसका डर उसके दिल में बार बार लात घूंसे मार रहा था। तभी अचानक अजय के बाईं ओर से अजय के कानों में रोहित की आवाज़ पड़ी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। आवाज़ का पीछा करते हुए अजय अपनी बाईं ओर दौड़ा तो एक घने पेड़ के नीचे रोहित को अक्षत की ओर किड़किड़ाते हुए पाया। अक्षत स्पेनिश में रोहित को कुछ बोल रहा था। सी में अमरस नो मी हारियस एस्टो। जिसका मतलब था, तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करते। और रोहित खिड़खिड़ा रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ केली। दरअसल रोहित एक टूरिस्ट गाइड था। 2 साल पहले रोहित स्पेन से आई एक लड़की का टूरिस्ट गाइड बना था। रोहित को उस लड़की से प्यार हो गया था और जिस गाड़ी में रोहित उस लड़की को टूर करवा रहा था वो गाड़ी अक्षत चला रहा था। पूरा दिन घूमने के बाद रात को उस लड़की ने गाड़ी में ही शराब पीना शुरू कर दिया। रोहित ने मौका देखकर उससे अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़की ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन शराब पी पी कर उस लड़की ने अपने होश गंवा दिए थे और उसे इस हालत में देख रोहित और अक्षत की नीयत टूट गई और उन्होंने उस लड़की को जिंदा लाश बना दिया और फिर इसी जंगल में लाकर एक बड़ा सा पत्थर उसके सर में मार कर उसकी जान ले ली। और उस लड़की का नाम था कैली। अभी रोहित के सामने अक्षत खड़ा है, या यूं कहूँ कैली खड़ी है और रोहित उससे अपनी जान की भीख मांग रहा है। प्लीज़ कैली, और गिव मी। अक्षत ने रोहित से कहा, जो तुमने मेरे साथ किया उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। और इतना कहते के साथ ही अजय के सामने अक्षत ने रोहित के कान को अपने दांतों तले दबा लिया। रोहित चीखा और एक झटके के साथ अक्षत ने उसका कान उखाड़ दिया। अक्षत के मुंह में रोहित का कान और खून से सना रोहित का चेहरा देख अजय का खून ठंडा पड़ चुका था। तभी अक्षत ने एक भयानक आवाज में tienes को मोरेगा कहते हुए रोहित की गर्दन पकड़ी और एक झटके से मरोड़ दी और रोहित की गर्दन का पीछे वाला हिस्सा आगे आ गया और आगे वाला पीछे और रोहित ज़मीन पर हमेशा के लिए लेट गया। और अक्षत ने अजय की तरफ देखते हुए पेड़ से लटकती एक बेल को कूदकर पकड़ा और अपने गले से लपेट कर लटक गया। 2-4 मिनट दम घुटने के बाद अक्षत की जीभ बाहर आ गई और सब कुछ शांत हो गया। जंगल के इस सन्नाटे में अजय को अपनी तेज सांसों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। अजय की नज़र मानो अक्षत के चेहरे पर गड़ चुकी थी और उसके देखते देखते ही अक्षत की टेढ़ी गर्दन एक बार फिर सीधी हुई और अक्षत बोला, दी अदियोसो तू अमीगा। हमारा देश भारत तंत्र साधक, जादू टोना, झाड़ फूक करने वालों से भरा पड़ा है। लेकिन तंत्र साधक होने का दावा करने वाले बहुत से लोग केवल अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। लेकिन गिने चुने कुछ ऐसे साधक भी होते हैं जो आत्माओं को देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें काबू कर सकते हैं। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के गांव में रहने वाले ऐसे ही साधक की। पुष्कर इसी गांव का था, लेकिन बचपन से ही शहर में ही पला बड़ा था। अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अपने गांव वापस आ चुका था पुष्कर। बहुत सुना था उसने शमशान में रहने वाले बाबा के बारे में कि कैसे बुरे साई की चपेट में आए लोगों की मदद करते थे वो। पुष्कर को बहुत दिलचस्पी थी भूत प्रेतों में, लेकिन कुछ हद तक वो इस सब को केवल अंधविश्वास ही समझता था।
गांव आने के बाद काफ़ी कोशिश कर चुका था पुष्कर शमशान वाले तांत्रिक से मिलने की, लेकिन हर बार उसके घर वाले उसे मना करते थे। उसके घर वाले कहते थे कि बुरी शक्तियों का वास है उस शमशान में, उस तांत्रिक के अलावा वहाँ कोई टिक नहीं सकता। और यही बात पुष्कर को शमशान जाने के लिए ज़्यादा उत्सुक कर रही थी। पुष्कर ने विचार बनाया कि वो घर वालों को बिना बताए रात को सबके सोने के बाद शमशान जाएगा, और उसने ठीक वैसा ही किया। रात के करीब 11:30 बजे उसने देखा कि सब सो रहे हैं। धीरे से दरवाज़ा खोलकर पुष्कर घर से बाहर निकल गया। आधे चांद की रोशनी में पुष्कर कुछ दूर तक देख पा रहा था। इधर उधर नज़र घुमाकर पुष्कर शमशान की तरफ चल पड़ा। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा पड़ा था। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। 15 मिनट चलने के बाद पुष्कर शमशान के पास पहुंच गया। पुष्कर पीछे के रास्ते से शमशान में घुसा, और घुसते ही उसने देखा सामने टिन से बनी एक छत के नीचे वही तांत्रिक पालथी मारकर उसकी तरफ पीट करके बैठा था, और उसके सामने आग जल रही थी। पुष्कर वहीं बैठकर फ़ोन से उस तांत्रिक की तस्वीरें निकालने लगा, और बिना पीछे मुड़े तांत्रिक ने एक भारी आवाज़ में कहा, मुझसे कुछ नहीं छिपा, आ जाओ, मेरे सामने आओ। पुष्कर वहाँ से खड़ा होकर तांत्रिक के सामने चला गया। सामने आते ही तांत्रिक ने एक बार फिर पूछा, क्यों आए हो यहाँ पर? तो इस पर पुष्कर ने कहा, जी मैं एक बार तो अपनी ज़िंदगी में भूत देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही तांत्रिक ने गुस्से भरी नज़रों से पुष्कर की तरफ देखते हुए कहा, घमंडी लड़के, तूने यहाँ आकर भूल की है, चला जा वापस। पुष्कर ये सुनकर थोड़ा चिढ़ गया और बोला, बाबा क्यों भोले वाले लोगों को ठगते हो? इस बात पर तो बाबा की आंख गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई, लेकिन वो खड़े होकर पीछे बने एक कमरे में चले गए। पुष्कर पीछे से चिल्लाता रहा, बाबा क्या हुआ? लेकिन तांत्रिक ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे कल्चर में किसी साधु संत या खासकर किसी तांत्रिक को भला बुरा कहना बेहद अशुभ माना जाता है, और पुष्कर ये काम अपने पूरे होशो आवाज़ में कर चुका था। खैर, पुष्कर के हिसाब से शमशान में उसे कुछ भी रोमांचक नहीं मिला, और वो वापस अपने घर आ गया और किसी को पता चले दिए बिना ही अपने बिस्तर पर लेट गया। और कुछ ही देर में पुष्कर को नींद भी आ गई, लेकिन कंबल ओढ़कर सोने के बावजूद लगती ठंड ने पुष्कर की नींद तोड़ी। उसने आंखें खोली तो उसे पता लगा उसके शरीर पर कंबल नहीं है, और दूसरे ही पल उसे पता लगा कि वो अपने बिस्तर पर भी नहीं है। और आसमान में तारों को टिमटिमाते देख उसे पता लगा कि वो अपने घर पर भी नहीं है। इधर उधर नज़र घुमाई तो पुष्कर को 440 वोल्ट का करंट लगा, क्योंकि वो उसी शमशान में लेटा था जहाँ थोड़ी देर पहले पुष्कर तांत्रिक से मिला था। सामने टिन की छत के नीचे आग जल रही थी, लेकिन तांत्रिक बाबा वहाँ नहीं बैठे थे। पुष्कर खड़ा हुआ, और खड़े होते के साथ ही उसने देखा कि उसके आसपास की कब्रों में से मिट्टी अपने आप ऊपर नीचे हो रही थी, और पुष्कर के देखते देखते ही उस मिट्टी में से एक हाथ बाहर आया। हाथ पूरा मिट्टी से सना पड़ा था। ये देखकर पुष्कर के हाथ पैर कांपने लगे थे। हाथ के बाद उस कब्र से एक मिट्टी से सना आदमी निकला। पुष्कर हिम्मत जुटाकर भागने ही वाला था, तभी टीन के छत के नीचे बने उस कमरे से पुष्कर को आवाज़ आई, जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो वो दानव तुम्हें खा जाएगा। पुष्कर ने कमरे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। कमरे में अंधेरा था, जिसकी वजह से पुष्कर कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और दौड़कर कमरे में चला गया, और उसके अंदर जाते ही कमरे का दरवाज़ा एक धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया। कमरे में इतना अंधेरा था कि पुष्कर ने अपनी आंखों के सामने अपना हाथ लाकर देखा तो उसे अपना हाथ भी नहीं दिखा। अंधेरे में ही कमरे की चारों दीवारों पर उसने हाथ मारा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दीवार पर हाथ मारते मारते पुष्कर का हाथ दरवाजे पर लगा। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन एक आवाज़ ने उसे रोका। वो घुंघरुओं की आवाज़ दरवाजे की ओर ही बढ़ी चली आ रही थी। पुष्कर पीछे हटा, और उसके पीछे हटते ही दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ अपने आप खुल गया। पुष्कर देख पा रहा था कि वही तांत्रिक टिन की छत के नीचे उसकी तरफ पीट करके आग के सामने बैठा था। आग की रोशनी कुछ कुछ कमरे में भी उजाला कर रही थी, लेकिन तांत्रिक के सामने पुष्कर को जले कटे मिट्टी में सने लोग और सफ़ेद आंखों वाली औरतें खड़ी दिखाई दी, और वो सब के सब मानो पुष्कर को ही देख रहे थे। पुष्कर डर के मारे बुरी तरह थरथरा रहा था। बाहर का वो भयानक मंजर कुछ कम था,
कि पुष्कर को अपने कान के पास एक गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। पुष्कर ने देखा तो उसके सामने एक आधा जला चेहरा था जिसकी सिर्फ एक ही आँख थी, दूसरी आँख उसकी पूरी तरह जल चुकी थी। पुष्कर चिल्लाने ही वाला था कि उस दानव ने अपना एक हाथ पुष्कर के मुंह पर रख दिया। पुष्कर की आवाज़ उसके मुंह में ही घुटती रही। वो हाथ पैर मारता रहा और तभी उस दानव ने अपने दांत पुष्कर की गर्दन पर रखे। तभी बाहर बैठे तांत्रिक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उस दानव ने पुष्कर को छोड़ दिया। पुष्कर ने हाँफते हुए कमरे से बाहर दौड़ लगाई और तांत्रिक बाबा के पास आकर बैठ गया और बाबा के पैरों में पड़कर माफ़ी मांगने लगा। बाबा बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई। बाबा ने पुष्कर की माफ़ी स्वीकारी और एक मुट्ठी राख पुष्कर के माथे पर मल दी और उसी के साथ सामने जले कटे लोग गायब हो गए। बाबा ने पुष्कर का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा, तुम्हें शौक है ना भूत देखने का? ये तो पहली झलकी थी। 2 बार और तुम्हें मेरी शक्तियों को ललकारने का परिणाम मिलेगा। इतना कहते ही बाबा ने पुष्कर का हाथ आग में रखा। जलन के साथ पुष्कर की चीख निकली और उसकी आंख भी खुली। हाँफते हुए पुष्कर जैसे एक बेहोशी से जागा हो। उसे थोड़ी देर लगी ये समझने में कि वो ये सब सपने में देख रहा था। बैठे बैठे पुष्कर को हाथ में जलन महसूस हुई तो देखा उसका हाथ सच में जला हुआ था और चेहरे पर राख मली हुई थी, होठों पर मिट्टी लगी हुई थी। सुबह की पहली किरण के साथ पुष्कर सीधा शमशान पहुंचा। तांत्रिक के पास जाकर पुष्कर ने उससे माफ़ी मांगी और उसे अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन बाबा आंख बंद किए बस बैठे रहे। लेकिन पुष्कर को मालूम था कि ये दिल दहला देने वाला अनुभव उसके साथ 2 बार और होने वाला है, लेकिन बाबा तो बस आंख मूंदे अपने ध्यान में बैठे थे। बहुत मिन्नतें करने के बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो बस इतना कहा, होने को कोई नहीं टाल सकता, जा वापस जा। पुष्कर अपना निराश मन लेकर वापस आ गया। उसके मन में विचार आया क्यों ना वो गांव से दूर वापस शहर चला जाए, और उसी दिन वो शहर चला गया। 3 महीने बीते। पुष्कर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन घर से एक फ़ोन गया पुष्कर के पास कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है। पुष्कर ने गांव जाने के लिए जो उसे पहली ट्रेन मिली वो ट्रेन पकड़ी। रात का समय था। पुष्कर अपनी बर्थ पर बैठा था और उसके सामने वाली बर्थ पर कोई इंसान चादर ओढ़कर लेटा था। पुष्कर के पीछे वाली बर्थ से शायद एक औरत खड़ी होकर उसके बाजू में आकर खड़ी हुई और पुष्कर की तरफ देखकर मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। चलते चलते वो डिब्बे के दरवाजे तक पहुंची। वो औरत एक बार फिर पलटी, पुष्कर की आंखों में आंखें डालकर एक बार फिर मुस्कुराई और बाहर छलांग लगा दी। ये देखकर पुष्कर की सांसें थमने को हो गई। उसकी दिल की धड़कन ट्रेन से भी तेज़ गति से दौड़ने लगी। तभी पुष्कर के सामने वाली बर्थ पर लेटे इंसान ने अपने शरीर से चादर हटाई। वो कोई औरत थी। उसने उठकर पुष्कर से टाइम पूछा। पुष्कर ने दरवाजे से अपना ध्यान हटाकर घड़ी की तरफ देखा और फिर नज़रें उठाकर उस औरत की तरफ, तो एक बार फिर पुष्कर की जान उसकी हलक में आ गई, क्योंकि सामने वही औरत बैठी थी जिसे अभी अभी पुष्कर ने ट्रेन से छलांग लगाते हुए देखा था। अपनी एक भूल के चलते पुष्कर का सामना सुपरनैचुरल पावर्स से दूसरी बार हो चुका था, लेकिन तीसरा और सबसे भयानक अनुभव अभी बाकी था।